वेलकम गाइस। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। एनसीईआरटी पर बेस्ड है ये आज का हमारा वीडियो। इस चैप्टर का अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कर लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पीडीएफ नोट्स बाय एम अनवर, या फिर हमारा जो वेबसाइट है www.physicsbyamanwar.com, इसको विजिट कीजिए, या कमेंट सेक्शन में जो पिनअप किया हुआ है हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक, उसको ज्वाइन कीजिए। चलिए फिर हम लोग चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि करंट क्या होता है, तो करंट किसी भी चीज में बहाव का जो दर है, किसी भी चीज में बहाव का दर, पानी में बहाव का दर, पानी वाला करंट यानी कि वाटर करंट। तो किसी भी चीज में जो बहाव का दर है उसको हम लोग करंट कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो भैया चार्ज में बहाव का जो दर है उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यही हमारा कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। करंट बराबर चार्ज बाय टाइम। चार्ज का फॉर्मूला आप पढ़े हो NE और डिवाइडेड बाय क्या, टाइम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में। जैसे मान लिया जाए आपसे अगर सवाल बोलेगा कि 15 सेकंड में 45 कूलम चार्ज पास करता है, ये एक वायर है, 15 सेकंड में 45 कूलम चार्ज पास किया, यानी हर एक सेकंड कितना कूलम चार्ज पास किया, 3 कूलम प्रति सेकंड। तो यही 3 कूलम प्रति सेकंड आपका करंट हो गया है, यानी कि इसको हम लोग कूलम प्रति सेकंड को एम्पियर बोलते हैं। तो यानी कि 3 एम्पियर का करंट हो गया। अगर कभी कभी सवाल इस तरीके से पूछता है कि भैया क्या कहते हैं 15 सेकंड में जो है ना 10 इलेक्ट्रॉन पास किया है, तो बताइए करंट कितना होगा। तब आपको उस स्थिति में क्या करना है, 15 सेकंड, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 15 लिख देना है। ठीक, कितना इलेक्ट्रॉन भैया, 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 10 करना है। और हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ई यानी कि क्या, 1.6 × 10⁻⁻19, ऐसे करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, क्या कहते हैं करंट का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जब कांस्टेंट रहेगा तभी हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर चार्ज में जो बहाव का दर है वो कांस्टेंट है, यानी एक फिक्स रेट से चार्ज बह रहा है आराम से, तो हम लोग कहेंगे क्या कि हाँ भैया ठीक है, ये फार्मूला को आराम से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर चार्ज में बहाव का जो दर है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी कि कभी चार्ज में बहाव का दर बढ़ गया, कभी चार्ज में बहाव का दर कम हो गया, जैसे कि पानी बह रहा है अगर नदी में, तो कभी धारा तेज हो गया, कभी धारा कम हो गया, अगर ऐसा स्थिति रहेगा तब हम लोग करंट निकालने का ये फार्मूला चार्ज बाय टाइम नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा फार्मूला आएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और वैसे भी इसका भी एक नोट्स आपको हमारा वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है, या व्हाट्सएप चैनल पर भी। चलिए हम लोग अगर बात करें, अगर वेरिएबल करंट है ना, चार्ज में बहाव का जो दर है वो फिक्स नहीं है, तो वैसे स्थिति में जो करंट की बात करेंगे हम लोग, तो वो फॉर्मूला हो जाता है dQ/dt। यानी हम लोग अगर चार्ज का इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे कि अगर दिया हुआ है Q बराबर 3T², ठीक है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, तो हमको करंट मिल जाएगा। जैसे कि क्या कहते हैं, अगर बोला क्या कि करंट बताइए 5वें सेकंड पे कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dQ/dt डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर आएगा 3 दूना 6, और पावर में से घट जाएगा ना, क्या कहते हैं यही चीज़ है, 3T² है, पावर आगे आ जाएगा और पावर में से 1 घट जाएगा, तो 3 दूना 6, और T का पावर 2 में से 1 गया क्या, 1, यानी कि 60। और dQ/dt को क्या बोलते हैं, करंट, यानी कि करंट का इक्वेशन आ गया क्या, 60। और अगर हमको 5वें सेकंड पे करंट चाहिए तो 5 यहाँ डालेंगे, तो I बराबर क्या, 6 × 5, हमारा क्या, 6×5 30 एम्पियर का करंट होगा ना। 5वें सेकंड पे 30 एम्पियर का करंट। दूसरे सेकंड पे पूछा होता तो 2 × 6 12 एम्पियर का करंट होता, तो दूसरे सेकंड पे 12 एम्पियर, 5वें सेकंड पे क्या बोलते हैं हमारा 30 एम्पियर ना, पहले सेकंड पे 6 एम्पियर का करंट था। तो करंट हमारा अगर वेरिएबल हो तो ऐसा सिचुएशन हम लोग करते हैं dQ/dt, यानी अगर चार्ज का इक्वेशन हमारे सामने रहेगा, चार्ज के इक्वेशन को, चार्ज का टाइम के साथ इक्वेशन रहेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो करंट मिल जाएगा हमको, या करंट का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, फिर उसमें टाइम डाल देंगे तो हमको करंट का मान उस गिवन इंस्टेंट पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, या फिर कूलम प्रति सेकंड। कूलम प्रति सेकंड को ही हम लोग एम्पियर भी कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है समझिए, जैसे कि मान लिया जाए कोई भी एक वायर है, ठीक है, इसको हम लोग बैटरी से जोड़ दिए। ठीक है, तो बैटरी से जैसे जोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे निगेटिव आ गया। पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आप जानते हो ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से चलता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसका जितना भी इलेक्ट्रॉन सब है,
ठीक। तो ये जितना भी इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में फोर्स लगेगा। जितना भी इलेक्ट्रॉन है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के किधर, उल्टा दिशा में। आप जानते हो कि निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगता है, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए बात समझे। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करता है ना भैया, तो किसी भी वायर में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका जो स्पीड है उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट मतलब खिसकना। इलेक्ट्रॉन जिस रफ्तार से तार में खिसक रहा है उसी रफ्तार को बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एकदम सिंपल भाषा में बस। अच्छा, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ये क्या कहते हैं, बहुत ही स्लो होता है थोड़ा सा। आप सोचोगे कि बहुत तेज़ी से, तो ऐसा नहीं है कि स्विच ऑन किया और बहुत तेज़ी से करंट गया, इलेक्ट्रॉन भागता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब बात यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं। जब हम लोग बैटरी को नहीं जोड़े तब क्या हो रहा होता है सिचुएशन, जब बैटरी को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में जो आप बात करेंगे, अगर क्या कहते हैं इस वायर में, ठीक है, तो क्या कहते हैं अगर बात करेंगे तो पहले अगर हमने बैटरी नहीं जोड़ा है, ठीक है, बैटरी नहीं जोड़ा हुआ है, ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन सब रहता है ना, वो वायर का इधर उधर इस तरीके से जिग हिलता रहता है रूम टेम्परेचर पर। जैसे कि अगर रूम टेम्परेचर है, अभी गर्मी अगर महसूस हो रहा है उसको, इलेक्ट्रॉन को, तो जो इलेक्ट्रॉन सब होगा इस तरीके से हल्का हल्का वाइब्रेट करेगा, लेकिन रहेगा अपनी ही जगह पे, ऐसे हो करके बस यहीं पे रह के अटक गया। लेकिन जब हम लोग क्या कहते हैं बैटरी जोड़ देते हैं, तब इलेक्ट्रॉन ऐसे के बजाय ऐसे चलने लग जाता है, ठीक है, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया उसमें। अच्छा, होता क्या है कि जब हम लोग क्या कहते हैं बैटरी जोड़ते हैं तो उस समय ऐसा भी देखा गया है कि जैसे बैटरी जोड़े, ठीक है, तो बैटरी जोड़ने के बाद क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन सब चला, तो चलते चूंकि यहाँ पर रास्ता में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन सब भी रहता है, भीड़ भाड़ है। जैसे मेला में आप जा रहे हो, ठीक है, तो जाते जाते स्पीड से अगर आप जाओगे, किसी आदमी से टकरा गए, फिर साइड हो गए, फिर अपना तेज़ी से गए, है ना, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी चल रहा होता है। फिर किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर स्लो डाउन हुआ, फिर उसके बाद फिर बगल होकर के चलने शुरू किया, फिर जाके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से चला, टकराया, फिर स्लो डाउन हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर दूसरे अगले इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर स्लो डाउन हुआ, फिर अगले। तो इस तरीके से टकराव होते रहता है, स्लो डाउन होते रहता है और आगे चलते रहता है। जितना देर तक बिना टकराए हुए इलेक्ट्रॉन एकदम आराम से चलता है उस समय को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहा है वायर में उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। चलिए आगे बात करें हम लोग। तो यहाँ पर जैसे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर फार्मूला हम लोग देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है ई τ/m होता है। यानी कि ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर किसी भी वायर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उसका मान होता है क्या, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो, यानी कि 1.6 × 10⁻⁹ ये। अच्छा, उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहते हैं वायर में हमने अप्लाई किया है, बैटरी लगाएं तो उससे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम, यानी दो टकराव के बीच का समय। इलेक्ट्रॉन एक बार टकराया, उसका जितना देर तक रिलैक्स होकर के चला, फिर दूसरा से टकरा गया, तो जितना देर तक बीच में रिलैक्स हुआ ना, दो टकराव के बीच में इलेक्ट्रॉन जो रिलैक्स होकर चला, उतने देर का समय को ही हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो ये रिलैक्सेशन टाइम जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा रफ्तार पकड़ लेगा, उतना देर तक बढ़ रहा होगा स्पीड उसका। इसीलिए ये है इलेक्ट्रॉन का क्या मास, 9.1 × 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना दिया रहेगा अगर, तो उसका मान डालेंगे, रिलैक्सेशन टाइम दिया रहेगा उसका मान डालेंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाथ में आ जाएगा। 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड शायद होता है, ठीक है। चलिए कहते हैं एक बात और, डायरेक्शन जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रफ्तार होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा, हमने अभी बात किया ना, हमने तो अभी तो बात किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है। यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर होगा, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, दोनों उल्टा डायरेक्शन में। तो सेम इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, यहाँ माइनस लगा के, तो समझ जाना कि यहाँ पे माइनस साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी उल्टा डायरेक्शन में है, ये उसका अर्थ होता है, ठीक है। दो टकराव के बीच का समय को रिलैक्सेशन टाइम। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि हाँ, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला तो है, इसी में क्या कहते हैं लोग अगर बिना वेक्टर
फॉर्म में है ना, बिना वेक्टर के आप इस तरीके से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर ई टॉ बाय एम भी आप कह सकते हैं। ई टॉ बाय क्या एम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर ई टॉ बाय एम, ऐसे भी खाली लिखा जा सकता है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बात करते हैं। क्या आते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है। जैसे आपको जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई होगा तो इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में जो रिलेशन की बात करें तो आई बराबर NEAVD। अब ये क्या हम लिख दिए, N हो जाता है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे I तो हमारा क्या है, करंट है भैया, I हमारा करंट है। ठीक है, N हो गया क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर वायर है उसका यूनिट वॉल्यूम लेंगे, उसमें कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मात्रा है उसी को N से सूचित करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। A हो गया वायर का क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। E हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बोलते हैं अपना जो मान होगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। क्या बोलते हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर की मोटाई, और ये क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबका मान डालेंगे तो करंट भी हमको आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है VBI। ठीक है, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, I बराबर NEAVD, I बराबर NEAVD, इसको याद रखना है। ठीक है, और चाहो तो इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, I बराबर क्या NEA और VD के जगह पे ई टॉ बाय क्या M। तो यही रिलेशन आपका I बराबर क्या NE² A कैपिटल E टॉ बाय क्या M, ऐसा भी आपका यही रिलेशन बन सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ये अब इसी में भी एक बात और भी आपको ध्यान रखना है, कुछ लोग को शायद पता होगा कि नहीं, अभी हम आगे पढ़ाने वाले हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं NE² टॉ जो होता है ना, A और E इंटू NE² टॉ बाय M, कुछ लोग को पता होगा कि नहीं, A इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू NE² टॉ बाय M, NE² टॉ बाय M, इसको कंडक्टिविटी बोला जाता है। पता नहीं आप लोग को मालूम है कि नहीं। ठीक है, इसको कंडक्टिविटी बोला जाता है। ये कंडक्टिविटी के बारे में अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं, आगे आप लोग जानोगे। ठीक है, और क्या कहते हैं, यहीं से अगर आप करंट डिवाइडेड बाय क्या एरिया को डिवाइड करोगे तो करंट डेंसिटी ये I/A इंटू सिग्मा इंटू क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा इंटू क्या है ये कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर। और आगे चल के हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि करंट बटे एरिया हमारा करंट डेंसिटी कहलाता है। आगे ये सब पढ़ने वाले हैं, ये वाला आपको सिर्फ यहीं पे अभी ध्यान देना है, लेकिन हम लोग ये सब आगे चल के अभी पढ़ने वाले हैं। करंट I/A हमारा करंट डेंसिटी बराबर कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो चीज़ है ना भैया, इसको हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। करंट डेंसिटी बराबर कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये कंडक्टिविटी इसको बोला आता है टोटल टर्म को। ठीक है, और I/A को करंट डेंसिटी, आगे भी हम लोग करेंगे इसका। ठीक है, तो चलिए खाली आपको यही ध्यान रखना है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन हुआ, I बराबर NEAVD, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो देखो, जैसे कि कहते हैं करंट डेंसिटी, यही चीज़ है ना, करंट डेंसिटी J बराबर I/A है ना, करंट बटे एरिया, करंट बटे एरिया को करंट डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, करंट बटे क्रॉस सेक्शनल एरिया, वही हम लोग यूज़ किए थे वहाँ पे। तो करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट जितना बह रहा है अब बटे ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, डिवाइड करेंगे हमको करंट डेंसिटी मिल जाएगा। करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे कि अगर कहते हैं 5 एम्पियर का करंट जा रहा है और ये एरिया हमारा अगर 5 मीटर स्क्वायर है तो 5/5 एक करंट डेंसिटी हो गया, सिंपल सा चीज़। ठीक, और क्या कहते हैं उसी ये क्या कहते हैं जो करंट डेंसिटी होता है वो करंट डेंसिटी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात करेंगे अभी हम लोग करंट डेंसिटी बराबर करंट पर यूनिट एरिया। वायर में जितना करंट दौड़ रहा है वो अब बटे क्या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों को भाग देंगे तो हमको करंट डेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो करंट डेंसिटी का आप क्या चाहो तो और सभी फार्मूला बना सकते हैं। I बराबर क्या
NEA/VD लिखोगे और डिवाइडेड बाय एरिया अगर है तो ए और ए कट जाएगा, तो करंट डेंसिटी बराबर NE/VD ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ भी कर सकते हैं। तो करंट डेंसिटी बराबर NE इंटू क्या, VD, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, और ये हो गया हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, चलिए, आपका एक बार पढ़ा हुआ है अगर, तब तो फिर रिवीजन में आपको सारा चीज़ हो जाएगा अच्छे तरीके से। चलिए आगे बात करें हम लोग, करंट डेंसिटी जो होता है बराबर करंट डिवाइडेड बाय एरिया। आप जानते होंगे कि एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर क्या कहते हैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो ये दोनों गुना होगा, J और क्या A। दो वेक्टर का जो गुना होता है वो दो प्रकार का होता है, या तो डॉट वाला गुना होता है या तो क्रॉस वाला गुना होता है। तो यहाँ भैया डॉट वाला गुना होगा, तो आप I बराबर लिख सकते हो J डॉट A बराबर, यानी कि JA कॉस थीटा ना। जैसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर E डॉट A, यानी कि EA कॉस थीटा, आपने पढ़ा है ना, बस सेम चीज़, वही सब चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कहते हैं I बराबर क्या, JA कॉस थीटा, ये हो गया करंट डेंसिटी। ठीक है, ये करंट डेंसिटी है, ये एरिया हो गया, और ये थीटा की बात करें तो ये करंट डेंसिटी और एरिया, हमको ये तो एंगल लेना पड़ेगा। तो ये एंगल आप जानते हो कि क्या होता है, जैसे कि मान लिया जाए वायर में करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो करंट वो हो गया, करंट का जो डायरेक्शन है और जो एरिया का डायरेक्शन है वो लेते हैं। जैसे अगर ऐसे करके एरिया है तो ये एरिया ऐसे, और करंट अगर ऐसे चल रहा है, अगर मान लो क्या कहते हैं वायर भी ऐसे है, सिंपल, अगर क्या कहते हैं अगर ऐसे है, ठीक है, करंट ऐसे चल रहा है, ठीक, और एरिया की बात करें तो एरिया तो सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, तो ऐसे स्थिति में एरिया भी उधर और करंट भी उधर, दोनों एक ही दिशा में, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर तार ऐसे कटा हुआ है तब करंट ऐसे, करंट का जो दिशा है वही करंट डेंसिटी का दिशा होता है। यहाँ पे हमको क्या करना है, ये एंगल किसके किसके बीच का लेना है, करंट और एरिया के बीच का। एरिया मतलब सरफेस पे परपेंडिकुलर करो, ये हो गया सरफेस पे परपेंडिकुलर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे परपेंडिकुलर करेंगे तो ये हमारा क्या, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, रही बात करंट का, तो करंट अगर उधर ही जा रहा है तब तो फिर क्या, एरिया वेक्टर और करंट पैरेलल हो गया, 0 डिग्री एंगल। अगर कहते हैं ऐसे कटा हुआ है तार, थोड़ा सा ऐसे कोई तार को काट दिया तो एरिया वेक्टर इधर और करंट ऐसे, तो दोनों के बीच का कुछ न कुछ एंगल। तो करंट और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लेना है, जो कि क्यों लेना है, क्योंकि करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो करंट का ही डायरेक्शन होता है। करंट का जो डायरेक्शन होगा ना, वही डायरेक्शन किसका बोला जाता है, करंट डेंसिटी का। और एरिया का डायरेक्शन तो आप जानते हो, एरिया पे परपेंडिकुलर, करंट का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल हमको थीटा ले लेना है ना। तो सिंपली आपको एक बात काम का है जो ध्यान रखना है कि करंट डेंसिटी क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि करंट का हो गया क्या, एम्पियर, इसका क्या, मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन की बात करें तो ए, एम्पियर का ए और नीचे में एल स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो ए एल टू द पावर क्या, -2। ठीक है, चलिए मोबिलिटी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, हम जितना तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे उतना ही ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा। तो इकाई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जितना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पैदा हो रहा है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में रफ्तार पैदा हो रहा है, उसी को कहते हैं मोबिलिटी ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने अगर 5 न्यूटन प्रति कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड ना, तो यानी हर 1 न्यूटन प्रति कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 2 मीटर प्रति सेकंड का रफ्तार पैदा हो रहा है ना। तो इकाई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जितना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पैदा होगा वही हमारा मोबिलिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इसका आप ऐसा यूनिट लिख सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या, न्यूटन पर कूलम, तो कूलम नीचे से ऊपर चला गया, तो यानी कि मीटर कूलम पर न्यूटन सेकंड। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो।
मीटर कूलम पर न्यूटन सेकेंड। या फिर क्या कहते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ये कैसे यूनिट बन गया, तो क्या कहते हैं जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए आप मीटर पर सेकेंड लिखोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो तो मीटर डिवाइडेड बाय, आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट कुछ लोग को मालूम होगा, वोल्ट पर मीटर भी होता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड, तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, और सेकेंड इधर ही क्या है वोल्ट, नीचे से ये ऊपर गया तो क्या मीटर, तो मीटर क्या हो गया मीटर स्क्वायर, और वोल्ट और सेकेंड ना, वोल्ट और क्या सेकेंड को यहाँ नीचे में कर दिए, अब मीटर नीचे से ऊपर गया तो मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से भी यूनिट बन सकता है मोबिलिटी का। मोबिलिटी बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है कितना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग मोबिलिटी के फार्मूला में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पे ई टाउ बाय एम। और रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या ई छोड़ देंगे तो ई से ई कट जाएगा, तो ई टाउ बाय एम ना। मोबिलिटी बराबर ई टाउ बाय एम, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतना रिलैक्सेशन टाइम और क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मोबिलिटी और क्या कहते देखिए तो आप रिलैक्सेशन टाइम में क्या संबंध है। मोबिलिटी और रिलैक्सेशन टाइम की बात करें तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा तो मोबिलिटी भी ज़्यादा होगा। मोबिलिटी और रिलैक्सेशन टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिलैक्सेशन टाइम के। यानी कि अगर रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा तो मोबिलिटी भी ज़्यादा। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम तो मोबिलिटी भी क्या कम। अब देखो तो अगर कोई कंडक्टर है उसको अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से, गर्म करने से इलेक्ट्रॉन सब हिलने डुलने लगेगा और जल्दी जल्दी टकराने लगेगा, तो रिलैक्स होने का समय कम हो जाएगा और रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो मोबिलिटी भी कम हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घटता है, इसलिए मोबिलिटी भी घट जाता है। ये बात ध्यान रखना। ऑन हीटिंग द मेटल रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, सो मोबिलिटी डिक्रीजेस। ऑन हीटिंग द मेटल को हीट करने पे रिलैक्सेशन टाइम घटता है, इसलिए मोबिलिटी भी घट जाता है। ये सब छोटा छोटा बात ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए कंडक्टिविटी की बात करें तो एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय मास, इसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी ये बताता है कि किसी वायर में इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से पास करेगा, यही बताने वाला गुण हमारा क्या है, कंडक्टिविटी है। अगर किसी वायर का कंडक्टिविटी जितना ज़्यादा अच्छा, उसमें उतना ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन पास करेगा, ठीक है। यही कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हम लोग थोड़ा देर पहले यूज़ किए थे, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। आपको याद होगा, कहते हैं यहाँ पे हम लोग अगर बात कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, इसी के जगह पे हम क्या किए थे, कंडक्टिविटी रखे थे कि नहीं, इसी के जगह पे कंडक्टिविटी रखे थे, तो वही बात हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम ये हमारा क्या है, कंडक्टिविटी। ये बताता है कि कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को चलेगा उसमें ना। इसका ऐसा यूनिट अगर पूछा जाए कंडक्टिविटी का तो साइमन पर मीटर, ध्यान रखना है, डायमेंशन इतना होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अच्छे से करंट नहीं ना चलेगा वायर में, तो भैया कह देंगे कि उसका कंडक्टिविटी घट गया। और ऐसे भी आप समझो तो अगर कहते हैं हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मेटल में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कंडक्टर सब में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराएगा तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, देखो तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो कंडक्टिविटी भी घटेगा, समझे बात ना। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, कंडक्टिविटी भी घटेगा ना। तो यानी हाँ, कंडक्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम में सीधा संबंध है। टेम्परेचर बढ़ाए, रिलैक्सेशन टाइम घटा तो कंडक्टिविटी भी घट गया। ये किस में होता है, कंडक्टर में होता है, ठीक है। तो कंडक्टर के लिए आप देखिए, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी घटता है। टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी गिरेगा।
लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा कहानी है, वहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो उसमें चूंकि पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या रहता नहीं है और टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा तो वहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ता है, वहाँ पे उसको फ़ायदा होता है। सेमीकंडक्टर में ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कंडक्टिविटी होता क्या है हम लोग समझते हैं, ये कंडक्टिविटी का ठीक उल्टा हो गया। कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी हाई मतलब करंट उतना अच्छे से चलेगा, रेसिस्टिविटी हाई है मतलब करंट का विरोध उतना ज़्यादा होगा। तो रेसिस्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है ना। इंटरनल प्रॉपर्टी होता है किसी भी सब्सटेंस का जो कि डिपेंड नहीं करता है लेंथ या फिर वायर के थिकनेस पे, वायर का जो मोटाई है उस पर या वायर के लंबाई पे निर्भर नहीं करता है ये, बल्कि किसी भी वायर का जो मटेरियल है उसका इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अंदरूनी गुण होता है। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है m/n² टाउ, m यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका स्क्वायर, और ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ऐसा यूनिट इसका ओम मीटर या मीटर पर साइमन होता है, डायमेंशन इतना होता है। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी इसको गर्म करेंगे मटेरियल को या वायर है तो उसको गर्म करेंगे, कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो गर्म करेंगे तो गर्म करने से उसका जो मॉलिक्यूल सब होता है जल्दी जल्दी वाइब्रेट करने लगता है, जिससे कि उसका जल्दी जल्दी टकराव होने लगता है, तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है। और आप जानते हो कि रिलैक्सेशन टाइम और रेसिस्टिविटी में उल्टा रिलेशन है। रेसिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम में आप देख सकते हो उल्टा रिलेशन है। रिलैक्सेशन टाइम घटता है तो रेसिस्टिविटी मटेरियल का बढ़ जाता है, यानी कि अगर टेम्परेचर गर्म बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम घटता है और जिससे रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएं, जल्दी जल्दी टकराया तो रिलैक्सेशन टाइम घट गया, रिलैक्सेशन टाइम घटा तो रेसिस्टिविटी बढ़ गया। ग्राफ हम खींचेंगे कंडक्टर के लिए। रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ता है, तो ठीक है भैया, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ता है। कंडक्टर के लिए रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का ये ग्राफ हो जाएगा। सेमीकंडक्टर की वही बात करें अगर हम लोग तो वहाँ पे कहानी उल्टा है भैया। वहाँ पर क्या होता है ना कि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे ना तो रेसिस्टिविटी घटेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि सेमीकंडक्टर में शुरू में इनिशियली जो ये देखा गया है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। जब आप गर्म करोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का संख्या आ जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ना मतलब करंट चलने में फ़ायदा पहुँचा, तो इसका मतलब रेसिस्टिविटी घटा, ऐसा बोलेंगे। तो वहाँ का कहानी कुछ अलग है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब उसके बाद बात करें अगर रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, वही प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है किसी वायर का। पिछला बार जो पढ़े वो रेसिस्टिविटी वो था किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी। ठीक है, कि किस मटेरियल का आप वायर बना रहे हो इससे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और रेसिस्टेंस होता है किसी वायर का प्रॉपर्टी, क्योंकि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेसिस्टिविटी जो कि मटेरियल का इंटरनल प्रॉपर्टी है, रेसिस्टिविटी गुना लेंथ ऑफ वायर बटे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये कितना मोटा है उसका ये वाला एरिया। ठीक है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर का लेंथ और वायर जो है किस मटेरियल का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना। अगर मटेरियल चेंज करते जाएंगे वायर का तो यानी कि रो चेंज कर रहे हैं हम लोग, रेसिस्टिविटी। लंबाई बदलेंगे L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इन दोनों से L या A में बदलाव आएगा या फिर इसमें भी बदलाव आएगा तो रेसिस्टेंस चेंज करेगा। लेकिन रेसिस्टिविटी कब बदलेगा, जब मटेरियल आप चेंज करोगे। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ और ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा यूनिट ओम होता है, डायमेंशन इतना होता है। एक सवाल आपके सामने है कि यदि एक वायर है हमारे पास जिसका रेसिस्टेंस 16 m है, उसको खींच करके उसके लंबाई को डबल कर दिया गया है, वायर को खींच के उसकी लंबाई को दुगना कर दिए, तो नया रेसिस्टेंस क्या होगा। तो याद रखना है, कहते हैं हमेशा रेसिस्टेंस जो होता है लंबाई के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रेसिस्टेंस बराबर L² के प्रोपोर्शनल। ठीक है, इससे आप लगा सकते हो। अगर डबल कर दिए ना, लंबाई को क्या किए, डबल किए, इसको 2 गुना किए, तो रेसिस्टेंस की जो बात करेंगे अगर हम लोग 2L का ये स्क्वायर करो तो R हमारा कितना 4L² के प्रोपोर्शनल, यानी 4 गुना हो जाएगा ना रेसिस्टेंस। तो ये बात ध्यान रहे। तो 16 चौके 64 डायरेक्ट आंसर। लेकिन ये बना कैसे, ट्रिक कि हम लगा दिए ये, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे कि रेसिस्टेंस पहले से 16 ओम है, अगर लंबाई को 2 गुना कर दिए, जैसे कि वायर है, ठीक है, वायर का लंबाई L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अपना A है। ठीक है, तो R बराबर रो इंटू L/A, ये मेरा 16 ओम है। ठीक है, अगर हम लोग रेसिस्टेंस, नया वाला जो रेसिस्टेंस है वो कितना होगा वो हम लोग अभी निकाल लेते हैं। नया वाला रेसिस्टेंस, अब चूंकि वायर को क्या कर दिए, डबल कर दिए खींच करके। ठीक है, तो डबल करने का मतलब ये हुआ कि लंबाई मेरा 2L हो गया और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो घट करके आधा हो जाएगा भैया, ध्यान रहे। क्योंकि अगर हम लोग किसी वायर को खींचेंगे तो वायर पतला भी तो होगा, तो मोटाई घटेगा ना, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। अगर लंबाई दुगना हो गया वायर का
तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा। यदि सवाल में लंबाई 3 गुना कर देते तो क्रॉस सेक्शनल एरिया a/3 हो जाता। अगर लंबाई को 5 गुना कर देते तो एरिया हमारा a/5 हो जाता। ये ध्यान रहे। तो अब नया रेसिस्टेंस जो होगा वो रेसिस्टिविटी तो सेम है चूँकि मटेरियल वही है, इंटू लंबाई की बात करें तो वो हो गया कितना 12 डिवाइडेड बाय एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया अब हमारा है a/2। तो ये हो गया क्या, 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो रो इंटू l/a जिंदाबाद, और 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 दूना क्या हो गया 4। ठीक है, और रो इंटू l/a पहले से 16 दिया हुआ था तो 16 गुना ये क्या हो गया 4 बराबर 64 ओम। ध्यान रखना है आपको, सिंपली एक ट्रिक ध्यान रखना है कि अगर लंबाई को दुगुना कर दे तो रेसिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। अगर लंबाई को 4 गुना कर दे तो ये 16 गुना हो जाता, यानी 16 गुना 16 ना। अच्छा, अगर क्या कहते हैं 5 गुना लंबाई को बढ़ाएंगे तो ये 25 गुना रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, रेसिस्टेंस जो ध्यान रहे, अगर क्या कहते हैं अगर इस फार्मूला को आप ऐसे घुमा के लिख दोगे कि रेसिस्टिविटी बराबर ये उधर गुना हो गया R इंटू a/l, और सोचोगे क्या कि अगर एरिया चेंज करेंगे तो रेसिस्टिविटी चेंज होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। लंबाई चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा, नहीं। ये इंटरनल प्रॉपर्टी है मटेरियल का, सिर्फ वो चेंज करता है टेम्परेचर से। ठीक है, रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पे सिर्फ डिपेंड करता है या मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है ना। वायर का लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे सिर्फ रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर ठीक, अगर आपको सवाल में से पूछ देता कि अगर किसी वायर की लंबाई को दोगुना कर दिए तो रेसिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा, नो चेंज आएगा। ये आंसर ध्यान रखना। ठीक है, ओम्स लॉ की बात करें तो I = V/R आप बचपन से जानते हो, लेकिन एक्चुअल में ओम्स लॉ जो होता है वो करंट डेंसिटी बराबर कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। थोड़ा देर पहले भी हम लोग इस रिलेशन के बारे में बात किए थे। चलिए देखिए समझते हैं आगे। करंट डेंसिटी बराबर कंडक्टिविटी इंटू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये असल में ओम्स लॉ है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये स्केलर फॉर्म है। ठीक है, स्केलर। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म कह सकते हो ओम्स लॉ का, या यूँ कहो ओम्स लॉ असल में यही है भैया। इसी को घुमा फिरा के डिराइव करके ये ला सकता है लोग। ठीक है, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा अप्लाई कैसे करते हैं ओम्स लॉ को, हम लोग जानते हैं I = V/R होता है ना। ये वायर है, इसमें अगर करंट चल रही है इस तरीके से तो करंट ध्यान रखना हमेशा हाई वोल्टेज से किधर जाता है, लो वोल्टेज की तरफ। करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है। अगर हमको I = V/R लिखना है तो याद रहे V/R में तो V जो R तो रेसिस्टेंस है ही, इसका रेसिस्टेंस R तो है ही, लेकिन वोल्टेज जब भी लिखेंगे तक हमेशा हाई वोल्टेज में से लो वोल्टेज घटाएंगे, यानी VA - VB ऐसे करके लिखना पड़ेगा। I = V/R में वोल्टेज हमको क्या लिखना है भैया, वोल्टेज में लिखना इधर से इधर करंट जा रही है ना, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, तो हाई वोल्टेज यानी VA माइनस लो वोल्टेज यानी VB ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं I = VA - VB/R है, R इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो IR = VA - VB। अगर इसी चीज़ को उल्टा लिख दिया VB - VA तो ये क्या IR मेरा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना। क्या कहते हैं यहाँ पे से देख सकते हैं आप इसको, I = VA - VB डिवाइडेड बाय क्या है R है, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो IR = क्या हो गया VA - VB। ऐसे है तो ये ठीक है, चलो ठीक है, VA - VB तो IR। लेकिन अगर कोई उसको उल्टा कर देगा तब फिर अगर इसको उल्टा करेगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए इसको इधर कर दिया, VB इधर लेके आया तो प्लस में हो गया, इसको इधर लेके आया तो क्या माइनस, और इसको उधर लेके जाएगा तो माइनस IR। समझ रहे बात? ठीक है, इसीलिए तो VA - VB तो IR, VB - VA करेगा तो माइनस IR हो जाएगा। चलिए एक ग्राफ है ओम्स लॉ का, उसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, चूँकि क्या कहते हैं हमारे पास हम लोग जानते हैं I = V/R। ठीक है, तो R को इधर करेंगे तो I नीचे चला जाएगा ना, तो R बराबर क्या हो जाएगा V/I। R = V क्या I = V/R जानते हैं, R को इधर किया I को इधर किए, R को इधर किया I को इधर किए। ठीक है, तो R = क्या V/I। तो ध्यान, रेसिस्टेंस बराबर वोल्टेज बटे क्या करंट। अगर मान लो ये एंगल थीटा होता तो आप tan थीटा बराबर लिखते ना, tan थीटा बराबर क्या लिखते, वोल्टेज बटे क्या करंट V/I, और यही तो मेरा क्या है रेसिस्टेंस। तो याद रखिए अगर वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिया रहे तो करंट के साथ वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिया रहे तो करंट के साथ जो ग्राफ एंगल बना रहा है, ठीक है, वो एंगल का अगर आप tan थीटा ले लोगे तो वो हमको रेसिस्टेंस देगा। ध्यान रहे। तो अब यहाँ पे देखो दो ग्राफ है, CBSE में ऐसा क्वेश्चन पूछता है।
ठीक है। तो किसी और बोर्ड में भी पूछ सकता है, एनसीईआरटी बेस्ड पूछा हुआ है कि क्या कहते हैं करंट और वोल्टेज का ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें बताइए कि R1 ज़्यादा है कि R2 ज़्यादा है, ठीक है। दो बॉडी का रेसिस्टेंस है। तो देखिए आप देखिए हमको एंगल किसके साथ देखना है, करंट के साथ, यानी ये हो गया थीटा, ठीक है, और ये हो गया क्या, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये θ2 क्योंकि R2 के लिए है ये, और R1 के लिए जो बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, θ1 बोलेंगे, है ना, ठीक है। तो करंट के साथ का एंगल ना, अजहान रहे टेन थीटा में वो रूल होता है भैया, टेन थीटा का रूल है भैया, अगर थीटा ज़्यादा तो टेन थीटा का वैल्यू भी ज़्यादा, जैसे 10 होता है, फिर 10 का आगे मान बढ़ेगा, तो जैसे जैसे 1030 का मान से बड़ा है 1045 का मान, और उससे बड़ा होता है 1060 का मान। एंगल बढ़ने से, थीटा बढ़ने से टेन थीटा का मान बढ़ता है, यानी कि रेसिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि टेन थीटा ही तो रेसिस्टेंस है। तो ध्यान रहे करंट के साथ का एंगल देखेंगे, तो करंट के साथ का एंगल R1 जो है बड़ा एंगल बना रहा है, तो यानी कि θ1 ज़्यादा है, यानी कि R1 रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। कोई भी रेसिस्टेंस, कोई जो ग्राफ है, करंट के साथ जितना बड़ा एंगल, टेन थीटा जो बड़ा तो टेन थीटा बड़ा तो रेसिस्टेंस बड़ा, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि R1 मेरा ज़्यादा है किससे, R2 से। ये क्या हो गया आंसर। इस तरीके से आप ये सब चीज़ भी कर सकते हैं। ध्यान रहे अगर यहाँ करंट दे देता और यहाँ पे भी दे देता, तब फिर करंट के साथ का एंगल इसका बड़ा हो जाता। तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ ध्यान रखना है। ओम्स लॉ जो है वो तभी वैलिड है जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर कभी ठंडी कभी गर्मी ऐसा होता जा रहा है तब ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है। ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब रेसिस्टेंस हमारा क्या रहे, कांस्टेंट है, रेसिस्टेंस का मान फिक्स है, वेरिएबल रेसिस्टेंस के लिए नहीं काम करता है, कांस्टेंट रेसिस्टेंस के लिए हमारा काम करता है। और जाहिर सी बात है अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो रेसिस्टेंस भी चेंज करेगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से रेसिस्टिविटी चेंज होता है, रेसिस्टिविटी चेंज होने का मतलब है रेसिस्टेंस चेंज करना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए तभी ओम्स लॉ काम करता है। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ काम नहीं करेगा, यानी कि रेसिस्टेंस अगर कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ काम नहीं करेगा। और रेसिस्टेंस जो हमारा डायोड के लिए वैलिड नहीं होता है। डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड है, ये चैप्टर नंबर 14 में आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 14 है सेमीकंडक्टर, ठीक है, वहाँ पे पढ़ना है डायोड क्या कहते हैं, ठीक है। तब वहाँ पे के बारे में आप जानोगे अच्छे तरीके से। पी टाइप और एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है जिसको मिलाया जाता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम है उसमें क्या कहते हैं एल्युमिनियम या फिर फास्फोरस वगैरह मिला करके पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर उसको पिघला के ज्वाइंट करके करते हैं। और सेमीकंडक्टर डिवाइस से भी करंट चलता है। सेमीकंडक्टर डिवाइस कहाँ लगता है ना, सेमीकंडक्टर सब कहाँ यूज होता है मालूम है, एलईडी बल्ब सब में, उसमें ये सब काम लगा रहता है सामान सब, और उसमें फिर अलग हिसाब किताब है। उसमें चूंकि करंट और वोल्टेज का जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो वो ग्राफ थोड़ा सा ऐसा बन जाता है, इसी वजह से। और जानते हैं हम लोग कि करंट और वोल्टेज का ग्राफ तो ऐसा होना चाहिए था जबकि ना, लेकिन वहाँ पे ग्राफ सब ऐसा आएगा। तो खैर इसके बारे में विस्तार से हम लोग को समझ में आएगा अगर आपका चैप्टर नंबर 14 पढ़ा हुआ है तो, है ना। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तब फिर जब चैप्टर नंबर 14 पढ़ोगे ना तब आपको ये चीज़ याद आ जाएगा। और हम जब पढ़ाते हैं तो उस समय याद दिलाते कि अरे देखो ओम्स लॉ में हमने ऐसा बताया था ये चीज़। चलो कोई नहीं। तो क्या कहते हैं सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट रेसिस्टेंस के लिए वैलिड है, और क्या कहते हैं यही इसका खामी है कि सिर्फ इसके लिए है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ये वैलिड नहीं है, अगर रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो ये वैलिड नहीं है। और ये पीएन जंक्शन डायोड के लिए भी या डायोड के लिए भी वैलिड नहीं है, ठीक है। डायोड सबका ही काम होता है रेक्टिफायर और इन्वर्टर वगैरह बनाने में, वो जानेंगे चैप्टर 14 में, ठीक है। चलिए एम्पलीफायर सब में यूज होता है, बड़गलड़ अलार्म में, सोलर सेल में। चलिए देखिए रिलेशन बिटवीन क्या रेसिस्टेंस और टेम्परेचर। हाँ तो इतना तो हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस मटेरियल का बढ़ेगा, ये तो जानते हैं। इसका ना एक रिलेशन भी है, ठीक है। RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज लाएंगे उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ये है फाइनल रेसिस्टेंस जो बढ़ के हो गया। शुरू में ये इनिशियल रेसिस्टेंस, मान लीजिए अभी 100 ओम रेसिस्टेंस है तो यहाँ लिखे 1, ठीक है। अल्फा हो गया थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अलग अलग मटेरियल का अपना अलग अलग दिया रहता है सवाल में, ठीक है। एनसीईआरटी का आप सवाल सॉल्व करेंगे ना 3.67 ये सब चीज़ जो भी सॉल्व करोगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। तो क्या मान लिया जाए अभी आपका रेसिस्टेंस है 100 ओम, ठीक है, और एक है यहाँ अल्फा का मान वहाँ पे दिया रहता है तो उसको यहाँ डाल देना है। चेंज इन टेम्परेचर, मान लीजिए टेम्परेचर शुरू में अभी जो है रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, तो उस समय देखा गया कि रेसिस्टेंस जो है भैया 100 ओम है।
फिर क्या कहते हैं आपने 40 से टेम्परेचर को बढ़ा के 60 कर दिया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ 20 का, तो यहाँ पे आपको 20 लिखना है, 20 यानी चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल 60 माइनस 40 यानी कि 20 का चेंज हुआ। यहाँ पे अल्फा सवाल में दिया रहेगा, तो चाहिए तो अभी आपका शुरू में रेसिस्टेंस कितना है 100 ओम या 1 प्लस ये अल्फा का मान दिया रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर यहाँ डालेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओ जब 40 से 60 किए ना टेम्परेचर तो रेसिस्टेंस अब कितना हो गया, वो रेसिस्टेंस यहाँ पे हमको कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इनिशियल रेसिस्टेंस 100 ओम, अल्फा का मान दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर 20 है, 40 से 60 की तो 20 का चेंज, सॉल्व करेंगे तो हमको फाइनल रेसिस्टेंस मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से रेसिस्टिविटी के लिए भी आप लिख सकते हैं, फाइनल रेसिस्टिविटी बराबर इनिशियल रेसिस्टिविटी इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो रोटी बराबर रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आपने रोटी खाया आज? नहीं खाया? तो कैसे याद होगा ये फार्मूला? चलिए देखिए एक बात और, ये अल्फा जो है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ये बताता है कि यूनिट टेम्परेचर के लिए अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर में चेंज लाते हैं तो रेसिस्टेंस में कितना फर्क पड़ेगा, यही सब चीज़ को बता रहा है। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान रखना, कंडक्टर के लिए अल्फा का मान पॉजिटिव होता है, तो अल्फा का मान पॉजिटिव होता है तो कुछ चीज़ जुटते जाएगा इनिशियल रेसिस्टिविटी के साथ या इनिशियल रेसिस्टेंस के साथ। अच्छा, फिर सेमी कंडक्टर की बात करें तो अल्फा का मान निगेटिव होता है, यानी कि इनिशियल रेसिस्टेंस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इनिशियल रेसिस्टेंस के साथ क्या होगा, कुछ ना कुछ घटता जाएगा, तो छोटा होता जाएगा। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा। कंडक्टर के लिए अल्फा का मान पॉजिटिव, सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा का मान निगेटिव। अल्फा का मान पॉजिटिव का मतलब है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कुछ न कुछ इनिशियल रेसिस्टेंस में जुटता जाएगा, और अल्फा का मान निगेटिव का मतलब है इनिशियल रेसिस्टेंस के साथ कुछ न कुछ का मान जो है वो कुछ न कुछ घटता जाएगा यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो। ठीक है, नाइक्रोम और मैग्नीन क्या कहते हैं एक ऐसा मटेरियल है जिसके लिए अल्फा का मान होता है 0। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अल्फा का मान 0 मतलब चेंज इन टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं, इनिशियल रेसिस्टिविटी और फाइनल रेसिस्टिविटी सेम रहेगा, इनिशियल रेसिस्टेंस और फाइनल रेसिस्टेंस सेम, ये 0 हो गया ना, तो R0 इंटू 1 तो R0 ही रहेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि नाइक्रोम और मैग्नीन ऐसा मटेरियल है जिसमें अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज भी कर दे तो फिर भी उसका रेसिस्टेंस बदलता नहीं है, उसका रेसिस्टिविटी बदलता नहीं है। ये थोड़ा सा खासियत है नाइक्रोम और मैग्नीन का। ठीक है, आप देखते होगे नाइक्रोम वगैरह है तो उसी से हीटर वगैरह बनाया जाता है ताकि गर्म भी हो जाएगा ना तो रेसिस्टेंस बढ़ा नहीं ना, करंट में कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। तो किरचॉफ्स लॉ अगला टॉपिक है हमारा। ठीक है, 12 नंबर में किरचॉफ्स लॉ 2 है, एक है जंक्शन का रूल और एक है लूप रूल ना। लूप रूल को मेश लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो किरचॉफ्स का जंक्शन रूल क्या कहता है कि अगर कोई यहाँ पर जंक्शन है, मान लिया जाए यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट, जंक्शन उसको बोलते हैं जहाँ पे ढेर सारा वायर आकर के मिल रहा हो ना, तो किसी जंक्शन पर जो टोटल इनकमिंग करंट है बराबर होगा टोटल आउटगोइंग करंट के, यानी जंक्शन पे कोई भी करंट ठहरता नहीं है, यानी कि जंक्शन पे जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज यहाँ से चला जाएगा ना। नेट करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स दी जंक्शन, जंक्शन के तरफ जाने वाला नेट करंट मस्ट बी इक्वल टू द नेट करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दी जंक्शन। जंक्शन के तरफ जाने वाला टोटल करंट बराबर होता है जंक्शन से दूर जाने वाले टोटल करंट के। तो टोटल करंट जंक्शन के पास कितना आ रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को जोड़ दिए। ठीक है, अब बराबर जंक्शन से दूर कितना जा रहा है, I4 प्लस I5 बराबर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अगर मान लिया जाए, क्या कहते हैं ये हो गया 3 एम्पियर का करंट, ठीक है, ये हो गया 5 एम्पियर का करंट, ठीक, ये हो गया 7 एम्पियर का करंट, ठीक, और तो 7 3 10 5 15 एम्पियर आ रहा है, और यहाँ से मान लिया जाए जा रहा है 10 एम्पियर का करंट, तो यहाँ से कितना एम्पियर का करंट जाएगा, या यूँ कहें यहाँ से जा रहा है 8 एम्पियर का करंट, तो यहाँ से कितना एम्पियर का करंट गुजरेगा, ये सवाल हुआ। मान लो ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो 7 3 10 5 15 एम्पियर आया, तो अब यहाँ से 15 एम्पियर को ही बाहर जाना है, तो 8 इधर से चला गया तो बाकी बचा 7 एम्पियर इधर से जाएगा, तो 7 एम्पियर आंसर, ऐसा करके सवाल बना सकते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी कह सकते हैं, उस पर आधारित होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि कोई भी अगर क्या कहते हैं लूप है, ठीक है, सर्किट है, कंप्लीट लूप है ये, इसमें जितना भी पोटेंशियल का डिफरेंस है, यदि सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस को अगर आप जोड़ दें तो वो 0 के बराबर होता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ एनर्जी पे आधारित है। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ लूप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपको कहाँ मिलेगा, जितना भी सामान है जैसे रेसिस्टर हो गया या बैटरी हो गया, इसके पास पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। रेसिस्टर तो फिर पोटेंशियल का डिफरेंस, यहाँ फिर पोटेंशियल डिफरेंस, हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उन सबको आप जोड़िएगा तो वो जीरो के बराबर। अब जैसे इसको कैसे इसको हल करेंगे, जैसे ये सर्किट है, इसमें बैटरी 5 गो लगा हुआ है, रेसिस्टर 4 गो है, ठीक है। तो सब का मान दिया हुआ है, हर बैटरी का ये E1 E2 E3 E4 E5 EMF है। EMF का मतलब साधारण भाषा में आप समझ सकते हो कि बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है। ये 12 वोल्ट का बैटरी है, ये 3.7 वोल्ट का बैटरी है, ये 8.2 वोल्ट का बैटरी, ऐसे होता है ना बैटरी सब, तो वैसे उतना वोल्ट का बैटरी है, इतना वोल्ट का बैटरी है दिया हुआ। तो हम सब का मान दे दिए, E1 2 वोल्ट, E2 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, ऐसे ऐसे है। R1 R2 R3 R4 सबका मान दिया हुआ है। सर्किट में करंट निकालना है और हम किरचॉफ्स का लॉ लगा करके, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगा करके निकाल के आपको दिखाते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ पे विस्तार एकदम आपको महारत हासिल करना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बाय एम अनवर्ड। वीडियो आएगा मेरा, उसको देखिएगा 1 घंटा का, उसमें न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ कराए हुए हैं, तो उससे आप महारत हासिल कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से बेसिकली समझ जाते हैं किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए कैसे क्या क्या करना है तो समझिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी अलग अलग तार है सबका अलग अलग नामकरण कर दीजिए पहले। जैसे ये एक तार है, इसका नाम कर दिए A, ठीक है। ये एक अलग तार है, इसका वोल्ट पोटेंशियल अलग होगा, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। ये अलग तार है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका नाम कर दिए E। ये अलग तार है, इसका नाम कर दिए F। ये अलग तार है G H I, फिर ये इसका तो नाम है ही। उसके बाद मान लीजिए कि करंट का दिशा ऐसे चाहे ऐसे घूम रहा है, अपने मन से मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मान लिए हम ऐसे, ठीक। तो अब देखिए A से B के तरफ करंट चल रहा है, ऐसे मानना है। करंट कैसे चल रहा है कि ऐसे करके करंट चल रहा है सर्किट में, ठीक है। हम ये मान करके चल रहे हैं, ठीक है, कि सर्किट में करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है। ऐसे करके सर्किट में करंट चल रहा है, यही हम मान लिए, ठीक है। ऐसे करके करंट चल रहा है। तो चलिए ऐसे माने A से शुरू करते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो VA माइनस VB ना, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाते हैं, VA माइनस VB अकॉर्डिंग टू KVL, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग। VA माइनस VB, VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VC, VB माइनस VC प्लस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VD, VC माइनस VD प्लस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस VD माइनस VE, VD माइनस VE प्लस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस VE माइनस VF, VE माइनस VF, ठीक है, प्लस VF माइनस VG, VF माइनस VG। देखिए अलग अलग लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अलग अलग तरीके से भी बताते हैं, लेकिन सबका सही होता है अपने जगह पे। VG माइनस VH, VG माइनस VH प्लस VH माइनस VI, VH माइनस VI, ठीक है। फिर उसके बाद VI माइनस VA प्लस VI माइनस VA बराबर क्या, 0। सही बातें होगा भी, देखो ना, माइनस VB प्लस VB कट गया, माइनस VC प्लस VC कट गया, माइनस VD प्लस VD, माइनस VE प्लस V, माइनस VF प्लस VF, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कट गया, माइनस VA प्लस V, सब कट के क्या, 0। सही बात है, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। चलिए ठीक है, और इसको अप्लाई करते हैं। तो अब देखिए, तो करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है। तो हाई से लो की तरफ इधर जा रहा है का मतलब हाई से लो की तरफ। तो हाई में से लो घटा रहे हैं, VA में से VB घटा रहे हैं, यानी हाई में से लो घटा रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, जब हाई में से लो घटा रहे हैं तो ठीक है भैया, क्या बोलते हैं। तो हाँ, NCERT का एक्सरसाइज नंबर 3.9 एक्सरसाइज ये बनाइएगा ना, तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा फोटो आपको दिखेगा, वो कर लीजिएगा ना, तो आप किरचॉफ्स लॉ का एकदम महारत हासिल कर लीजिएगा। मेरा सॉल्यूशन तो है ही आपको किया हुआ। चलिए, VA में से VB घटाए तो रेसिस्टर के पास वोल्टेज क्या होता है, V बराबर IR, V बराबर क्या, IR। हाई में से ही लोग हटा रहे हैं तो वोल्टेज VA माइनस VB क्या हो जाएगा, IR1, है कि नहीं। वोल्टेज V इज इक्वल टू IR ना, करंट इनटू रेसिस्टेंस। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो VB में से VC, यानी बड़ा टर्मिनल में से छोटा टर्मिनल,
तो ठीक है भैया, बड़ा टर्मिनल में से छोटा घटाइएगा तो कोई पॉजिटिव चीज़ आएगा, इसीलिए E1 प्लस में लिख दिए। कुछ लोग ऐसा भी काम करते हैं कि करंट की दिशा में चलेंगे तो इसको माइनस में लिख देंगे, और इसके ही दिशा में चल रहे हैं, पहले बड़ा आया तो इसको भी आप माइनस में कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे भी लोग लेके चलते हैं। हम अभी आपको इक्वेशन लिखने के बाद बताएंगे कि सब कुछ सही है। कुछ लोग इसको माइनस लिखते हैं, किसको भी माइनस लिखते हैं, तो वो भी सही होता है, ठीक है, सब सही है। अब VC में से VD घटाए, यहाँ का वोल्टेज क्या IR, तो ये हो गया क्या IR2 प्लस, यहाँ का देखिए तो VD में से भी छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा माइनस, प्लस में यहाँ पे क्या होगा माइनस E2, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, VE में से VF, करंट हाई से लो में जाता है, ठीक ही बात है, IR3 प्लस VF में से VG, छोटा में से बड़ा, VF में से VG घटा रहे हैं ना, तो छोटा में से बड़ा घटा रहे तो निगेटिव आएगा, माइनस E3, ठीक है। उसके बाद प्लस, ठीक है, ये तो हो गया। अब उसके बाद VG में से VH, रेसिस्टेंस के पास IR4 प्लस में IR4, उसके बाद प्लस VH में से VI, बड़ा में से छोटा तो पॉजिटिव होगा, प्लस E4, उसके बाद VI में से VA यानी छोटा में से बड़ा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस E5, अब बराबर क्या हो गया 0, प्लस में क्या करना है माइनस E5 को करना है, बराबर हमको क्या करना है 0, ठीक है। तो चलिए इतना काम किए, अब इसको थोड़ा सा हम छोटा करके देखते हैं। अगर आपको देखने में दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा सा क्या करना है, जूम कर लेना है भैया, ठीक है। जैसे स्क्रीन पे ऐसे जूम का ऑप्शन रहता है ना, तो थोड़ा बड़ा करके भी आपको साफ साफ दिखेगा। चलिए अब इसी को थोड़ा सा अच्छे से लिखे अगर हम लोग, तो क्या कहते हैं, ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा माहौल, ठीक है। तो अच्छा, अब आप देखिए तो आप लोग, कुछ लोग ना अलग तरीके से भी पढ़ाते हैं, उसमें हम मेरा जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ उस लोग का प्लस हो जाता है, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाता है। तो भैया आप सब में से माइनस कॉमन निकाल के उधर फेंकिएगा तो आपके भी इक्वेशन जैसा मैच कर जाएगा, तो बात एक के, या आप अपने इक्वेशन में से माइनस निकाल के फेंकिएगा तो भी बात एक के हो जाएगा। तो चलिए हम इस तरीके से चलते हैं, इस तरीके से आप लेकर के चलिएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है, जैसे भी कीजिए बात एक ही होना है, ठीक है। चलिए अब सबको एक जगह करते हैं, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4, ठीक है। और उसके बाद E1 प्लस में E1 माइनस E2 माइनस E3 प्लस E4 और क्या माइनस E5 बराबर क्या 0, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए तो क्या कहते हैं, यहाँ से IR1 प्लस IR2 प्लस क्या करेंगे IR3 प्लस IR4 बराबर, इधर वाला टर्म को उधर लेके चले जाइए, ठीक है। तो क्या कहते हैं E5 E3 और E2 माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा E2 प्लस E3 प्लस E5, और उसके बाद E1 उधर जाएगा तो माइनस E1, ये उधर जाएगा तो माइनस E4 होगा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद इन सब से I को कॉमन निकाल के उधर सब कुछ को भेज सकते हैं, तो यानी कि कहानी कुछ ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टेप ले रहे हैं, इसके बाद का स्टेप यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, इसके बाद है। तो चलिए यहाँ से देखिए I को कॉमन निकाल लिए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, नहीं I1 इस सब में से I को कॉमन निकाल लिए। अच्छा अब इधर तो हमारे पास क्या है, देखिए तो E2 प्लस E3 प्लस E5, E2 प्लस E3 प्लस E5 माइनस E1 और माइनस E4, ठीक है। इसको डिवाइड में भेज दें अगर तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो E2 प्लस E3 प्लस E5 माइनस E1 माइनस E4 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, R3 प्लस क्या R4।
तो यानी कि नेट ईएमएफ बटे नेट रेसिस्टेंस, ऐसे भी पढ़ते हैं इसको, नेट करंट हमको आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें अब हम लोग कर देते हैं। अब चाहे तो मान सबका डाल सकते हैं, E2, E3 और E5, E2, E3 और E5 तीनों को जोड़ना है ना। तो 5 प्लस E3 देखिए तो क्या है 6, प्लस E5 देखिए तो क्या है हमारा 4 है, तो 4 को यहाँ पे करेंगे जोड़ेंगे, और उसके बाद माइनस E1 देखिए तो क्या है 2 है, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस E4 देखिए तो क्या है 4 है, ठीक है, बटे में R1, R2, R3, R4 सब जुड़ जाएगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4, तो 1 + 2 + 3 + 4, तो क्या हुआ I = देखिए तो 6 4 10 5 15, अरे भैया हाँ 15 में से 4 2 6 चला गया, डिवाइडेड बाय 2 1 3 3 6 4 10, यानी कि I = देखिए तो कितना हो गया 9/10, तो I = क्या आया 0.9 एम्पियर का करंट दौड़ेगा। ये हम लोग क्या आंसर निकाल सकते हैं, है कि नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए इसका भी। तो इस तरीके से हम लोग किरचॉफ्स का लॉ वगैरह को अप्लाई करेंगे। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए एक्सरसाइज 3.9 फिजिक्स क्लास 12, ठीक है, उसमें मेरा जो सोल्यूशन होगा वो आप कर लीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लोग का ऐसा भी ध्यान हो सकता है, जहाँ जहाँ मेरा माइनस है वहाँ वहाँ आपका प्लस, अब प्लस की जगह माइनस, तो भी बात आपका एक ही होगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन निकाल लीजिएगा, माइनस फेंकिएगा तो सभी क्वेश्चन सेम हो जाएगा ना, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस ये आपको सिलेबस में तो नहीं है इस बार, थोड़ा सा क्या कहते हैं मतलब यही है इस बार क्या, अब नया जो NCERT का बुक आया है उसमें डिलीट कर दिया गया है टॉपिक को, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का तेज़ी में देख लेते हैं, 2-3 मिनट लगेगा बस, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं 10th में पढ़े हैं R1 R2 R3, तो नेट रेसिस्टेंस हमको निकालने मालूम है, क्या करेंगे R1 + R2 और प्लस क्या R3 करेंगे, आ जाएगा नेट रेसिस्टेंस। करंट जो भेजेंगे तीनों रेसिस्टेंस से सेम ही करंट सर्किट में दौड़ेगा। वोल्टेज जो है मिलेगा सबको, इसको V1, इसको V2 और इसको V3 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। लेकिन हाँ वोल्टेज सब में अलग अलग, लेकिन करंट सबको सेम मिलता है। और अगर तीनों का वोल्टेज अगर आप जोड़िएगा तो V1 + V2 और प्लस क्या V3 तीनों जोड़ के V के बराबर होगा। जैसे मान लिया जाए 12 वोल्ट का है तो इसको 2 वोल्ट मिल गया, इसको 5 वोल्ट मिल गया, तो कितना हो गया 7, फिर इसको भी कितना मिलेगा तब 5, ऐसे करके तब ना 7 5 12 पूरा हो जाएगा। यानी कि एक कुछ वोल्ट इसको मिल गया, कुछ इसको मिल गया, कुछ इसको मिल गया, और सब वोल्टेज को जोड़ेंगे तो बैटरी के नेट वोल्टेज के बराबर होता है, ये बात ध्यान रखना। इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सब में सेम रहता है, वोल्टेज सब में अलग अलग। अगर तीनों रेसिस्टेंस एक जैसा है, देखने में आइडेंटिकल है, तो तीनों को वोल्टेज सेम टू सेम मिलेगा। 4 4 4 4 तो 12, ये 12 वोल्ट का बैटरी है, ये तीनों रेसिस्टेंस सेम होता है, तो इसको भी 4, इसको भी 4, इसको भी 4 मिलता है, ये सब चीज़ होता है, ठीक है। लेना स्क्रीनशॉट तो लीजिए, एक अलग बात है। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज बिटवीन 2 रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे मान लिया जाए V वोल्ट का बैटरी कनेक्ट की है इससे, तो इसको V1 वोल्टेज मिलेगा, इसको V2 वोल्टेज मिलेगा, और तब उसके लिए आप एक रेशियो लिख सकते हैं कि R1/R2 = V1/V2। जो रेसिस्टेंस का रेशियो होता है वही वोल्टेज का भी रेशियो होता है, उसी वोल्टेज में भी। जैसे मान लिया जाए इतना बटा इतना करके 4/3 आ रहा है, तो वोल्टेज भी इसी हिसाब से बटेगा कि V1/V2 करने पर 4/3 हो, ठीक है ना। I = होता है ना V/R ना, या V = क्या IR। तो वोल्टेज और रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल, रेसिस्टेंस ज़्यादा जो रहता है उसको वोल्टेज भी ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा वोल्टेज खाएगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो वो डिवाइस वोल्टेज भी ज़्यादा खाएगा, समझे, ये सब चीज़ें, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों ऐसे रहे तो 1/R1 1/R2 1/R3 करके जोड़ते हैं। 1/R नेट अगर चाहिए या 1/R इक्विवेलेंट, तो 1/R1 प्लस क्या 1/R2 प्लस 1/R3, ये सब 10th में आप जानते हो। करंट वोल्टेज सबको सेम, अगर इसका वोल्टेज V है तो इसका भी वोल्टेज V, इसका भी V और इसका भी V मिलेगा, सब में वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन करंट सब में डिफरेंट। ये I करंट है तो ये I करंट आ करके क्या कहते हैं सब में बढ़ जाएगा, इधर से I1, इधर से I2 और इधर से क्या I3 करंट जाएगा। लेकिन हाँ यही I करंट 3 हिस्सा में बटा है ना, तो I बराबर क्या आपका I1 प्लस I2 और प्लस क्या I3, तीनों करंट को जोड़ेंगे तो वो नेट I करंट के बराबर होगा। पैरेलल में अगर हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट की बात करें अगर, तो देखिए जैसे कि बैटरी जोड़े हैं तो I करंट तो निकला,
ठीक है। तो इधर से I1 चला गया, इधर से I2 चला गया, वोल्टेज तो सबको सेम रहेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट थोड़ा सा अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए अलग अलग है, आप तो इतना समझते ही होंगे कि जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उधर से करंट कम पास करेगा। अगर R1 R2 में अगर कोई रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो उधर से करंट हमारा क्या कम पास करना है। I इक्वल टू क्या होता है V/R ना। तो यहाँ पे आप जानते हो कि करंट और रेसिस्टेंस में उल्टा संबंध है, अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उधर से करंट कम आ जाएगा। यहाँ पर जो करंट का जब भी बंटवारा होता है ना, तो I1 I2 में यानी R1 R2 में I1 I2 का जो बंटवारा होगा वो R1/R2 इज इक्वल टू I2/I1 के रेशियो में। अगर रेसिस्टेंस का रेशियो R1/R2 का रेशियो 4/3 है तो करंट का जो रेशियो होगा वो 3/4 होगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है सब छोटा छोटा बात, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। व्हीटस्टोन ब्रिज, हाँ है सिलेबस में, NCERT में भी है, सब कुछ है। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि यदि अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशन मिलता है जिसमें कि ये सिचुएशन, इस आर्म को आपको बात रखना है, अगर ये रेसिस्टेंस बटे ये रेसिस्टेंस बराबर हो जाए इतना बटे इतना रेसिस्टेंस के, तो ये बीच वाला आर्म को आप भूल जाइए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा, इस ब्रांच से करंट पास नहीं करेगा, ये यूजलेस हो जाता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं देगा, ठीक है। कहते हैं इसको आप लिख सकते हैं कि IG बराबर क्या 0, यानी कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 हो जाए, या फिर R1/R3 बराबर R2/R4 हो जाए तो भी एक ही बात है, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना आ जाए तब भी एक ही बात है, ठीक है। बीच के ब्रांच से करंट पास नहीं करेगा, वो वाला ब्रांच यूजलेस हो जाएगा, उसको आप हटा सकते, ठीक है। सर्किट में करंट आएगा तो बस 2 टुकड़ा में बटेगा, ऊपर से चला जाएगा और नीचे से चला जाएगा, फिर आके मिल के वापस घूम जाएगा। यानी यहाँ से करंट आया, आके फिर ऐसे करके बट गया, फिर ऐसे करके मिल गया, फिर ऐसे चला गया, ऐसे ही होगा। बीच वाला ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। ये कब? जब इतना बटे इतना के बराबर हो जाए, R1/R2 R3/R4 के बराबर हो जाए, तो B पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। इट मीन्स कि करंट थ्रू BD ब्रांच वो मेरा क्या हो जाएगा 0, यानी IG यानी कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या होगा 0 होगा। I कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, बात एक के, ठीक है। स्क्रीनशॉट। इस पर एक सवाल आप कर सकते हैं, जैसे मान लिया जाए 8/2 भी 4 होता है, 8/2 भी 4 होता है, तो इतना बटे इतना बराबर है इतना बटे इतना के, तो बीच वाला ब्रांच को क्या करेंगे हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। तो बीच वाला ब्रांच को नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या कहते हैं, इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, क्या कहते हैं बीच वाला ब्रांच को, तो यानी कि हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ये है मेरा कितना 8, ठीक है, ये भी है कितना 8, ठीक, ये कितना है 2, फिर ये कितना है 2, ठीक है। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 8 8 2 2, तो अब इसको 8 8 कितना होता है 16, ठीक, और क्या कहते हैं 16 एम्पियर हो गया। अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं 8 और 8 मिलके 16, 2 और 2 सीरीज में है तो क्या हो गया 4। अब ये 16 और 4 पैरेलल में है तो 16 4 को पैरेलल में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/4 बटे प्लस क्या 1/16, हाँ तो ये हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको आप फिर सॉल्व कर सकते हैं तेरी वाला के 4 गुना 16, 16 गुना 1 16, 4 गुना 1 4, तो ये हो गया कितना 20/16 चौके 4 गुना 16, ठीक है। तो ये 4 पंचे 20, तो 5/16, इसीलिए 1/R बराबर 5/16, दोनों को पलटेंगे तो R इज इक्वल टू क्या 16/5, इतना आंसर आप लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ये सब चीज़ चाहो तो ये सब कर सकते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वही बताता है कि बैटरी मेरा कितना वोल्ट का है नहीं है, बस यही सब चीज़। और क्या, जैसे कि क्या है, बैटरी का काम होता है सर्किट में चार्ज को घुमाने का, बैटरी का काम होता है सर्किट में चार्ज को घुमाने का। बैटरी एक काम करता है एक इलेक्ट्रिकल पंप के जैसा, एक मोटर के तरह, जो पानी नहीं आपको ज़मीन से निकाल करके और टंकी तक पहुंचाता है, बस छोड़ देता है, फिर टंकी से इधर अपने आप आ जाता है। तो बस फिर उसके बाद आप हाथ तो धोते हो, फिर पानी आपका ज़मीन में अंदर चला जाता है। तो बस सर्किट में पानी को घुमाने का काम जैसे मोटर करता है ना, वैसे ही। जैसे क्या कहते हैं मोटर का काम है, पानी का टेंडेंसी है हाई से लो में जाने का, लेकिन मोटर पानी को लो यानी कि ज़मीन के अंदर से लो से हाई में लेके जाता है। बस उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाने का, लेकिन बैटरी जो है पॉजिटिव चार्ज को हाई से लो में नहीं बल्कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ठेलने का काम करता है और सर्किट में घुमा देता है। तो यही है, क्या कहते हैं बैटरी चूँकि चार्ज को जब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जा रहा होता है
तो बैटरी जब चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाता है तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाते समय जितना वर्क करता है पर यूनिट चार्ज के लिए वही कहलाता है उस बैटरी का ईएमएफ। जैसे कहते हैं अगर बैटरी यहाँ से यहाँ तक 5 कूलम चार्ज को इस तरफ से उस तरफ ले जाने में 50 जूल का वर्क करता है तो हर एक कूलम चार्ज के लिए 10-10 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, तो 10 जूल प्रति कूलम ये उस बैटरी का ईएमएफ कहलाएगा। ये उसका रेट फिक्स रहता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ईएमएफ का फॉर्मूला वर्क डन बाय चार्ज, ये सेम टू सेम पोटेंशियल जैसा होता है। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा V = W/Q, V = W/Q। सेम उसी तरीके से ईएमएफ बराबर वर्क डन बाय चार्ज, W/Q भी होता है। तो पोटेंशियल का ऐसा यूनिट, V का पोटेंशियल का ऐसा यूनिट आप जानते हो कि वोल्ट होता है, तो ईएमएफ का भी ऐसा यूनिट वोल्ट ही होगा, ठीक है। इसका डायमेंशन अगर कहते हैं, अगर आपको याद हो तो इसका जो डायमेंशन है कहते हैं पोटेंशियल का डायमेंशन और ईएमएफ का डायमेंशन सेम ही, वो होता है डायमेंशन ml² T−3 A−, ऐसे हम लिख दिए, ठीक है। कोई स्टेट बोर्ड वाले सबको तो ये सब शायद पूछ भी देता है, ठीक है। CBSE में तो डायमेंशन नहीं पूछता है, ठीक है। ml² T−3 A−। अच्छा, अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बैटरी का, वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा यदि बैटरी आइडियल हो या करंट नहीं जा रहा हो। जैसे अगर मेरा चार्जिंग या डिस्चार्जिंग स्टेट में नहीं है, यानी कि बैटरी को ना हम चार्ज कर रहे हैं ना डिस्चार्ज कर रहे हैं, बैटरी ऐसे हवा में हाथ में लिए हुए, तो बैटरी का जो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है वही बैटरी का ईएमएफ होता है। बैटरी का जो ईएमएफ होता है, जैसे मान लीजिए 12 वोल्ट का बैटरी है, तो वही बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ और यहाँ का जो टर्मिनल का जो पोटेंशियल का जो अंतर है, इधर का टर्मिनल माइनस इधर का टर्मिनल का पोटेंशियल का जो इधर का टर्मिनल का पोटेंशियल माइनस इधर का टर्मिनल का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, टर्मिनल का पोटेंशियल का डिफरेंस, वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर होता है। तब जब बैटरी मेरा आइडियल हो, यानी बैटरी के अंदर कोई रेसिस्टेंस ना हो, शुद्ध बैटरी हो, जबकि ऐसा तो संभव है नहीं भाई। दुनिया का हर बैटरी में कुछ न कुछ रेसिस्टेंस ज़रूर होगा, है कि नहीं, क्योंकि सुपर कंडक्टर तो मिला नहीं है मार्केट में अभी तक। तो ठीक है, हाँ, बस यही बात है कि जो बैटरी में रेसिस्टेंस जितना कम होता है वो बैटरी गर्म उतना कम होता है। बैटरी में से या तो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग स्टेट में नहीं होना चाहिए, तब भी क्या कहते हैं बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ बैटरी। बैटरी 2 स्टेट में पाया जाता है, या तो भैया वो चार्ज हो रहा होगा या तो डिस्चार्ज हो रहा होगा, है ना। बैटरी अगर चार्ज हो रहा है तब ध्यान रखना है कि बड़ा टर्मिनल से छोटा टर्मिनल के तरफ इधर करंट जाता है, ध्यान दें। और जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होता है तो छोटा टर्मिनल से बड़ा टर्मिनल की तरफ उधर करंट जाता है, ये सब बात ध्यान रखना है। जब क्या कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो टर्मिनल यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है। टर्मिनल के अंदर में बैटरी, आइडियल बैटरी भी आएगा, शुद्ध बैटरी का ईएमएफ अपना बैटरी प्लस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस को भी काउंट करेंगे। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना है, चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ प्लस आईआर। यहाँ का वोल्टेज कितना, इतना माइनस इतना ईएमएफ, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आईआर, तो दोनों को जोड़ देना है। चार्जिंग के केस में चार्ज हो रहा है, यानी कि बैटरी को कुछ मिल रहा है, बैटरी को क्या हो रहा है, कुछ मिल रहा है, आके जुट रहा है बैटरी में चार्जिंग। तो ध्यान रखना है ईएमएफ प्लस आईआर, टीपीडी बराबर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ प्लस आईआर। जब बैटरी यहाँ पे टीपीडी बड़ा है ईएमएफ से, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है यानी बैटरी से कुछ जा रहा है तो ईएमएफ में से कुछ घटेगा, ईएमएफ माइनस आईआर, ईएमएफ माइनस आईआर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है टीपीडी छोटा है ईएमएफ बड़ा, ये सब ध्यान रखना है, छोटे छोटे सा बात। इस पर भी आधारित एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आप सॉल्व करोगे तो बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ईएमएफ प्लस इतना में से इतना घटा है तो पॉजिटिव में आईआर, यहाँ पे ईएमएफ प्लस इतना में से इतना, लो में से हाई, क्योंकि करंट इधर से इधर जा रहा है ना, हाई में से लो में, तो लो में से हाई घटा है तो माइनस आईआर, इसलिए ये सब चीज़ भी हो जाता है। चलो, तो ये सब ध्यान रखना है। चार्जिंग में टीपीडी बराबर ईएमएफ प्लस आईआर, डिस्चार्जिंग में टीपीडी बराबर ईएमएफ माइनस आईआर, ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी बैटरी का कॉम्बिनेशन करेंगे तो 2 प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक, और एक होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल भी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधा है, बैटरी सारा है एक तरफ सजाया हुआ है तो अच्छी बात है, इसका छोटा इधर बड़ा उधर, छोटा इधर बड़ा उधर, छोटा इधर, यानी सबका मुंह उधर ही है, तब तो अच्छी बात है। नेट ईएमएफ निकालना है तो हमको सबको जोड़ देना होगा, E1 + E2 + E3, E1 + E2 + E3, तो नेट बैटरी का नेट ईएमएफ
अब बैटरी का नेट इंटरनल रेसिस्टेंस पूछा जाए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में है ना, तो जोड़ दिए। अगर पूरा सर्किट का नेट रेसिस्टेंस पूछा जाए, यानी कि तीनों बैटरी को हम एक पंखा से जोड़ दिए, तो पंखा का भी रेसिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा पूरा सर्किट का रेसिस्टेंस बताने के लिए। तो इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जोड़ देंगे तो हमको पूरा सर्किट का रेसिस्टेंस मिलेगा। खैर, तो अगर यहाँ पे करंट चाहिए तो नेट EMF, अब बटे क्या करना है, नेट रेसिस्टेंस, जैसे किरचॉफ्स का लूप रूल में किए थे, नेट EMF ये, अब बटे नेट रेसिस्टेंस में हमको ये डालना पड़ेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रेसिस्टेंस, ठीक है, तब जाके निकलेगा। अगर मान लिया जाए एक बैटरी उधर मुंह करके है, ये भी उधर मुंह करके है, ये भी उधर मुंह, लेकिन ये बीच में देखो तो इधर मुंह करके है, तब ऐसा स्थिति में क्या करेंगे, नेट EMF अगर हमको निकालना हो तो नेट EMF निकालने के लिए देखिए, ये इधर है तो चलो प्लस में लिए, ये इधर है इसको भी प्लस में ले लिए, ये उल्टा है तो इसको माइनस में ले लिए, ये फिर उधर है तो इसको क्या किए, प्लस में ले लिया। आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, इसी को एक ठो प्लस में रखते, बाकी इन 3 ठो को माइनस में कर देते, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो खैर, जो ज़्यादातर एक दिशा में रहता है उसको प्लस ले लिए, तो ये E1 प्लस में, E2 भी प्लस में, E3 भी, E4 भी क्या प्लस में, लेकिन E3 उधर है तो माइनस ना, कोई फिक्स नहीं है। अगर आप चाहते तो इन तीनों को माइनस और इसको प्लस भी बोल सकते हैं, कोई जो ज़्यादातर बैटरी एक तरफ है उसको प्लस लेना है, और 2 बैटरी उधर 2 बैटरी इधर, तो किसी को भी प्लस किसी को माइनस मानो, वो अपना बात है। इंटरनल रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, अगर इसको कोई एक्सटर्नल बैटरी से जोड़, कोई चीज़ से जोड़ देते तो प्लस कैपिटल R एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का भी हो जाता है यहाँ पे। चलिए, अगर कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं और बैटरी मेरा कैसा है, नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल मतलब ये भी अलग बैटरी, ये भी अलग बैटरी, ये भी अलग बैटरी। अभी इसमें ऐसा नहीं कि एगो इधर कर दिया, एगो बिचलका वाला को उल्टा पलट दिए, तो वो कहानी नहीं यहाँ चलेगा, ठीक है, तब फिर यहाँ सर्किट में काम नहीं करेगा ये, ठीक है। चलिए, ऐसे ही रखना पड़ेगा आपको। तो चलिए, अब यहाँ पे अगर पूछेगा नेट EMF बताइए, तो क्या करना है, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तब आपको नेट EMF सर्किट का मिलेगा। अगर और भी ज़्यादा होता तो E4/R4, E5/R5, 1/R4, 1/R5 ऐसे करना पड़ता। और नेट रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस चाहिए तो पैरेलल में है तो पैरेलल के तरीके से जोड़ देंगे। फिर ये जो R नेट आता, अगर आपको पूछा कि सर्किट का नेट रेसिस्टेंस, इसको जोड़ दिए कोई पंखा उंखा से, तो ये जो R नेट आता इंटरनल प्लस उसके साथ सीधा जोड़ देते एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को, तो हमारा सर्किट का नेट रेसिस्टेंस आ जाता। खैर, तो ये हमको पूछेगा नेट EMF, तो ये बता देंगे, नेट इंटरनल रेसिस्टेंस तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर बैटरी मेरा आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब सारा का सारा बैटरी एक जैसा है, ठीक है, तो एक जैसा है मतलब ER, EMF E रेसिस्टेंस R, EMF E रेसिस्टेंस R, EMF E रेसिस्टेंस R, EMF E रेसिस्टेंस R, तब याद रखना नेट EMF पूछेगा सबका E है, तो नेट EMF क्या हो जाएगा, E। और अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो ये जैसे 4 गो है ना, तो इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा, तो 1/R नेट बराबर क्या, 1/4, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो क्या 4/R, और फिर इसको ऐसे पलटेंगे तो R/4। तो एक ट्रिक भी होता है R/N का फॉर्मेट, R/N वाला एक ट्रिक होता है। अगर 4 रेसिस्टेंस है, चारों पैरेलल में है, एक जैसा है, तो R/4। अगर 15 रेसिस्टेंस है और 15 हो एक जैसा है, ठीक है, और सब का रेसिस्टेंस R, तो R/15 ऐसे हो जाएगा नेट रेसिस्टेंस। तो जैसे EMF E, तो नेट EMF क्या हो गया, E। अगर R नेट की बात करें तो यहाँ पे R/4, अगर 5 गो होता तो R/5, 6 गो होता पैरेलल में तो R/6, N गो होता तो R/N, ऐसे करके करते। जैसे यहाँ पे देखिए आप E ढेर सारा है, तो नेट EMF क्या हो गया, E, चाहे कितना भी हो जाए ना, N गो भी है तब भी, R क्या N गो है तो क्या R/N, ठीक है, ध्यान रखना है ये सब चीज़। चलिए आगे बात करते हैं। मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात करें तो देखिए, तो बैटरी का EMF E है, रेसिस्टेंस R है, EMF E है, रेसिस्टेंस R है, ऐसा बैटरी टोटल M ठो बैटरी लग गया, M फॉर मैंगो, M ठो बैटरी लग गया। और ऐसा वाला छल्ला N पीस है, N फॉर नोज, नाक ना, तो N पीस है ऐसा, फिर उसको ला के जोड़ दिया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अब इसका हमको EMF पता करना है, देख बहुत ईजी है, कुछ नहीं। इसका EMF E सीरीज में तो सब जुटता है, E प्लस 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 E, कहते M ठो है ना, तो कितना हो जाएगा ME, कितना हो जाएगा सबका ME। फिर ये भी E M ठो है, तो सबको जोड़ के क्या ME, सब ठो जोड़ के क्या ME, सब ठो जोड़ के क्या ME।
अब देखिए चूंकि बैटरी अब सब का जोड़ के एम ई सब पैरेलल में है, तो अनंत लग जाए कितनों लग जाए फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सब का ई है तो नेट क्या आएगा ई। उसी तरीके से सब एम ई है तो नेट क्या आ जाएगा एम ई। तो हमारा ई नेट बन करके आया, नेट ई एम एफ बन के आया, नेट ई एम एफ बन के आया क्या एम ई। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या आते देखिए तो रेसिस्टेंस भी सेम उसी तरीके से आर 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 सबका एम आर 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 जुट करके क्या एम आर 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 जुट करके क्या एम आर सबका हो जाएगा। फिर एम आर एम आर एम आर एम आर एम आर कैट हुए एंट हुए। जैसे कि यहाँ पे देखिए तो आर 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 एन गो था एन पीस, आर 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 एंट होता तो क्या आया आर बाय एन। उसी तरीके से ये सब आर जुट करके एम आर एम आर एम आर एम आर एम आर है आर आर एम ठो आर आर एम ठो आर आर एम ठो। तो एम आर एम आर एम आर एम आर एम आर एम आर जुट करके सब ठो एन ठो है ना, तो एम आर बाय क्या एन। तो आर नेट इंटरनल रेसिस्टेंस एम आर बाय क्या एन। तो ये इस तरीके से हुआ। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि भैया ई नेट बराबर हमारा एम ई है और आर नेट बराबर हमारा क्या हो गया एम आर बाय एन हो गया। अगर सर्किट में नेट करंट पूछा जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या कहते हैं ई नेट अब बटे हमको नेट रेसिस्टेंस लेना है। नेट रेसिस्टेंस का मतलब एम ई डिवाइडेड बाय एम आर बाय एन प्लस उसके साथ साथ ये मेरा क्या है भैया एक्सटर्नल वाला रेसिस्टेंस जो कि यहाँ पर था कनेक्टेड। ये सारा इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो कनेक्टेड है वो उसको हमेशा हम इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ पैरेलल में लेते हैं। तो आई नेट इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आया एम ई डिवाइडेड बाय एम आर बाय एन प्लस क्या कैपिटल आर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक फंडा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ये कहता है क्या कि अगर नेट इंटरनल रेसिस्टेंस बराबर हो जाए नेट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के तो सर्किट में दौड़ने वाला करंट मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि सर्किट का नेट इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बराबर हो जाए तो करंट जो है वो सर्किट में मैक्सिमम हो जाएगा। तो तुमसे अगर पूछे कि ठीक है चलो मान लिया ऐसा ऐसा होगा, ठीक, तो मैक्सिमम करंट का अगर मान पूछे तो आई मैक्स बराबर आप क्या लिख सकते हो एम ई डिवाइडेड बाय एम आर बाय एन के जगह पे आप आर लिख सकते हो प्लस आर के जगह पे भी आर। ठीक है, तो आपसे पूछे मैक्सिमम करंट का क्या फार्मूला होगा एम इंटू ई एम एफ डिवाइडेड बाई 2R। ऐसा आप लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी आर के बराबर और ये तो आर है ही। और अगर चाहे तो ऐसा भी बन सकता है मैक्सिमम करंट का फार्मूला क्या कहते हैं एम ई डिवाइडेड बाय देखिए तो मैक्सिमम करंट का क्या फार्मूला बनेगा एम आर बाय एन, और यहाँ पर भी एम आर बाय एन लिख सकते हैं। एम आर बाय एन प्लस क्या एम आर बाय एन। तो देखिए तो ये क्या फार्मूला बना, दो गो हो गया ना, तो एम ई डिवाइडेड बाय एम आर बाय एन, दो पीस तो एम और एम कट गया। ठीक है, एन नीचे से ऊपर चला जाएगा तो एन ई डिवाइडेड बाय 2 इंटू छोटा आर आई मैक्स। तो मैक्सिमम करंट का ये भी फार्मूला बन सकता है, मैक्सिमम करंट का वो भी फार्मूला बन सकता है। तो कभी अगर जरूरत पड़े तो ध्यान रखना, जहाँ पे एम क्या है ऐसे 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 कैट हो लगा है और एन क्या है ऐसे 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 कैट हो लगा है, छोटा आर क्या है इंटरनल रेसिस्टेंस, बड़ा आर क्या है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ई क्या है बैटरी का ईएमएफ ना, ये सब चीज़ छोटा छोटा ध्यान रखना है रे बाबा, इसमें ध्यान रहे। एम एन छोटा आर इंटरनल रेसिस्टेंस हर बैटरी का, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये सब चीज़ छोटा छोटा दिमाग में रखिएगा तब आपको ये सब चीज़ काम देगा, सीबीएसई वाले खास करके। आगे बढ़ते हैं, आगे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, लास्ट ही चल रहा है अब। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर की बात करें तो देखिए किसी भी सर्किट में बैटरी जो होता है वो पावर सप्लाई करने का काम करता है ना, और बल्ब पंखा रहता है तो वहाँ पे पावर खर्च होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो साइड होता है, दो पक्ष होता है। एक होता है एनर्जी प्रोडक्शन साइड जो कि बैटरी का काम है, एनर्जी डिसिपेशन साइड, एनर्जी खर्च करने का काम कौन करता है, रेसिस्टेंस करता है। तो बैटरी अगर कोई भी पावर को प्रोड्यूस करता है अगर, तो बैटरी जो पावर प्रोड्यूस करेगा, ध्यान रखना है हमेशा पावर प्रोड्यूस बाय बैटरी होगा, जो करंट है वो
जितना करंट बैटरी दे रहा है वो गुना में जो बैटरी का ईएमएफ है वो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पावर प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको देखना है अगर कि कितना पावर कोई भी रेसिस्टेंस खर्च करता है, तो रेसिस्टेंस से जितना करंट जा रहा है उतना अब गुना रेसिस्टेंस के पास जो वोल्टेज मिल रहा है वो मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, तो अच्छा, इसी चीज़ को भी को आई आर भी लिख सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होकर आई स्क्वायर आर भी हो जाएगा। पावर डेसिपेटेड एट रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस पावर को खर्च करता है उसका फॉर्मूला आई स्क्वायर आर भी चलता है, करंट इंटू वोल्टेज भी चलता है और वी स्क्वायर बाय आर भी चलता है। ठीक है। और हीट, रेसिस्टेंस के पास से करंट गुजरेगा तो हीट पैदा होगा। हीट का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। पावर जो हो गया ये, गुना जितना देर तक करंट चल रहा है उतना गुना कीजिए, आई भी पावर इंटू टाइम, आई स्क्वायर आर पावर इंटू टाइम, वी स्क्वायर बाय आर पावर इंटू क्या टाइम, इतना हीट। जैसे मान लीजिए आपको सवाल दिया कि एक रेसिस्टेंस है उसको 12 वोल्ट का बैटरी से जोड़ दिए, इसका मतलब उसको वोल्टेज कितना मिल गया 12। ठीक है। 2 एम्पियर का करंट चल रहा है 15 सेकंड के लिए, तो बताइए हीट कितना पैदा होगा ना। तो 12 वोल्ट 2 एम्पियर का करंट गुना क्या 15, 12 2 15 गुना कीजिएगा, तीनों को आ जाएगा, उतना हीट पैदा होगा। मान लीजिए करंट दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हीट निकल जाएगा। वोल्टेज दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम पता है, हीट निकल जाएगा, है ना। ये सब हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इफ़िशियंसी ऑफ बैटरी। जैसे बैटरी का इफ़िशियंसी की बात करें तो बैटरी कोई भी पावर को अगर प्रोड्यूस करता है तो उस समय क्या होता है ना कि बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस में भी कुछ पावर खर्च हो जाता है, तो उसका इफ़िशियंसी से उस पर फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि क्या कहते हैं, कोई कुरकुरे कोई कंपनी बनाती है, एक दिन में 100 किलो कुरकुरे बनाती है, लेकिन जो वहाँ का काम करने वाला स्टाफ है ना वो भी 15 किलो कुरकुरे खुद भी खा जाता है। तो इसका मतलब कंपनी का एफिशिएंसी कितना हो गया 85 बटा क्या कहते हैं 100, है ना। तो उसी तरीके से ना, तो जैसे कि 20 नंबर का परीक्षा हुआ, किसी को 12 नंबर आया, तो उसका एफिशिएंसी उस स्टूडेंट का कितना बोलेंगे 12 बटा 20। तो यहाँ पे जैसे कोई भी बैटरी जो क्या कहते हैं उसका एफिशिएंसी अगर हमको जानना है तो बैटरी का एफिशिएंसी जो पावर को बैटरी सप्लाई करता है बटे जो टोटल पावर बनता है। तो टोटल पावर मान लीजिए कुछ बना और उसमें से थोड़ा ही सप्लाई कर पाया, तो जितना सप्लाई किया बटा टोटल वो बैटरी का एफिशिएंसी कहलाएगा। तो जैसे कहते हैं मान लिया जाए टोटल पावर जो प्रोड्यूस करता है बैटरी वो तो करता है आई इंटू ई एम एफ, उसमें से मान लिया जाए आई स्क्वायर आर, इतना उसका इंटरनल रेसिस्टेंस पे खर्च हो गया। तो बाकी जो बचा वो हमारा कहते हैं जो बनाया और उसमें से जो इंटरनल रेसिस्टेंस पे खर्च हो गया, तो इतना ही ना वो सप्लाई कर पाएगा। मान लिया जाए कहते हैं 100 किलो कुरकुरे बनाया, उसमें से 15 किलो कुरकुरे खा गया लोग, ठीक है, तो कितना बच गया ये घटा के 85। तो ऊपर क्या लिख दिए 85 बटा 100, यानी टोटल जो जितना बना था फुल मार्क्स। तो फुल मार्क्स कितना आई इंटू ई एम एफ ना, पावर प्रोड्यूस कितना आई ई एम एफ, पावर सप्लाई कितना होगा जितना बनाया माइनस जितना इंटरनल रेसिस्टेंस पे खर्च हुआ। अगर हमको इसका इफिशियंसी का परसेंटेज निकालना है तो उसको 100 से गुना कर देंगे, इफिशियंसी परसेंटेज आई इंटू ई एम एफ माइनस आई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आई इंटू ई एम एफ इंटू क्या कर देना 100 से गुना कर देना, तो परसेंटेज इफिशियंसी भी निकल जाता है। जैसे एक आदमी का 20 नंबर का परीक्षा में 12 नंबर आया, उसका इफिशियंसी क्या हो गया 12 बटा 20, इफिशियंसी परसेंटेज 12 बटा 20 गुना 100, वही बात हो गया। ठीक है, चलिए आगे लास्ट है ये पेज, इस पर बात करते हैं। कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें आप देखते हो कि 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा रहता है, 50 हर्ज लिखा रहता है, इस सब का अर्थ क्या होगा। 50 हर्ज का फ्रीक्वेंसी है या 60 हर्ज का फ्रीक्वेंसी होता है वो सब चीज़, तो चैप्टर नंबर 7 में। तो यहाँ पे हम देखें कि अगर वाट 100 वाट का मतलब एक बल्ब जो है अधिक से अधिक 100 वाट का पावर सप्लाई कर सकता है, इसका अर्थ ये हुआ। अगर 220 वोल्ट का मतलब कोई भी बल्ब जो है वो 220 वोल्ट तक ही अधिकतम वोल्टेज को सह सकता है, उससे ज़्यादा वोल्टेज दीजिएगा तो बल्ब फ्यूज कर जाएगा। अगर 220 आप दीजिएगा तो 100 वाट का रोशनी ये देगा, 220 से कम वोल्टेज दीजिएगा तो 100 वाट से कम रोशनी देगा। ये रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज बोलते हैं, PR रेटेड पावर, VR रेटेड वोल्टेज। मान लीजिए एक सवाल आपके सामने दिया हुआ है, सवाल क्या बोल रहा है कि एक बल्ब है जिसको कि कनेक्ट कर दिया गया है क्या बोलते हैं ठीक है 110 वोल्ट से, रेटेड पावर 100 वाट है, 220 वोल्ट है, लेकिन इसको 100 वाट के अगर हम सप्लाई से जोड़ देंगे, 100 वाट का अगर सप्लाई इसको देंगे, ठीक है, कितना वाट का सप्लाई दिए, मान लो 100 वोल्ट का सप्लाई दिए, रेटेड वोल्टेज 220 है, रेटेड पावर 100, यानी कि 220 वोल्ट वोल्टेज देने पे 100 वाट का पावर सब देगा ये।
तो इसको हम 100 वोल्ट दिए, तो फिर ये कुछ कम में पावर सप्लाई करेगा, तो कितना पावर सप्लाई करेगा यही मान लो अगर जानना है, तो कैसे क्या करेंगे, 110 वोल्ट है, सॉरी 110 वोल्ट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए एक चीज़, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज का स्क्वायर बटे रेसिस्टेंस। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हम लोग, थोड़ा देर पहले अभी हम लोग पढ़े हैं, पावर बराबर होता है क्या, वोल्टेज का स्क्वायर बटे रेसिस्टेंस, ठीक है। तो पावर बराबर, तो ये तो हम लोग लिख सकते हैं किसके लिए भी, रेटेड पावर बराबर रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर बटे रेसिस्टेंस। यहाँ पे हमको रेटेड पावर पता है, रेटेड वोल्टेज पता है, तो बल्ब का रेसिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ से देखिए तो यार इधर है, इधर ये आर इधर बराबर रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर बटे रेटेड पावर करेंगे अगर, तो क्या होगा, रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर यानी कि 220 का स्क्वायर बटे रेटेड पावर हमारा कितना है, इधर है, इधर गया ना, तो रेटेड पावर कितना है 100। तो ये हमारा क्या हो गया, बल्ब का इंटरनल रेसिस्टेंस। चलिए अब हम लोग बात करें नाउ, अब हम इसको सप्लाई कितना दिए हैं 110 वोल्ट, चूँकि उसी तरीके से इसमें भी लिख सकते हैं, पावर बराबर होता है क्या, वी स्क्वायर बाय आर। पावर सप्लाई जो हमको मिलेगा वो वोल्टेज सप्लाई का स्क्वायर बटे रेसिस्टेंस, ऐसे भी लिख सकते हैं। रेटेड पावर के टर्म में P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, पावर सप्लाई के टर्म में P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से देखिए तो पावर सप्लाई बराबर कितना हो गया, वोल्टेज Vs का स्क्वायर, Vs कितना है हमारा 110 ही वोल्ट ना सप्लाई कर रहे हैं, बटे रेसिस्टेंस का जगह पे हम लिख सकते हैं इसको, तो 220 का स्क्वायर बटे क्या 100। तो इसको ज़रा सा ठीक से करें अगर हम लोग, तो ये 110 गुना 110 बटा 220 गुना 220, नीचे का 100 है, तो एक ही बार ना 100 था, तो 100 से ये 2 जीरो कट गया, सीधा 22 गुना 22 है, नीचे का ये कटा, 11 से 10 बार में, 11 से 10 बार में, 11 से 2 बार में, 11 से 2 बार में। अब फिर ये क्या कहते हैं कटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 100 और बटे क्या 4 बराबर 25, इतना पावर सप्लाई होगा, इतना वाट। ये मेरा क्या आंसर हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो ये इस तरीके से है, उम्मीद करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट आपका कंप्लीट हो गया होगा। इस चैप्टर का अगर आप रिवीजन करना चाहते हो, पीडीएफ नोट चाहते हो, तो हमारा वेबसाइट www.physicsbyamanwar.com, वहाँ भी पढ़ जा सकते हो। क्लास 12 फिजिक्स के सेक्शन में आपको मिल जाएगा पीडीएफ नोट। फिर उसके बाद क्या आते हैं, आप हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर से फिजिक्स बाय अमनवर, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में पिनअप किया हुआ है, आपको मिलेगा व्हाट्सअप चैनल का लिंक, व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ जाओगे तो सब जगह से जुड़े रहोगे। इंस्टाग्राम पर भी अमनवर ब्लॉग से सर्च करो, फिजिक्स बाय अमनवर सर्च करो, इंस्टाग्राम फेसबुक हर तरफ को सब चीज़ कनेक्टेड रहोगे तो अच्छा है, थोड़ा सा इंगेज रहने से। और हाँ, वीडियो देखते आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो करो, गलत बात है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में। इसी तरीके से आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ये सब सारा चीज़ तो मिलता ही है, और केमिस्ट्री वगैरह का भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको चैनल पे मिल जाएगा। अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करो और कीप सपोर्टिंग गाइस। गुड लक।